तो नेक्स्ट पे हम लोगों ने जब ये देख लिया, तो अब हम लोगों ने एग्जामिनेशन और एवेल्युएशन किस तरह से करनी है, उसके अंदर हम लोगों ने मेनली सर्जिकल इंसिजन को देखना होता है। तो हम देखते हैं कि साइंस क्या है, वहाँ पर कोई टिश्यू नेक्रोसिस तो नहीं है। फिर हम लोगों ने इंसिजन को पैल्पेट करना होता है, एविडेंस ऑफ इंक्रीज्ड हीट। हमें पता है कि हम लोगों ने एक रूबर पड़ा हुआ था, हमें पता है रेडनेस, हीट और वो सब चीज़ें एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेमेशन एक जगह पर प्रेजेंट होती ही हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने एविडेंस ऑफ द इंक्रीज हीट को देखना होता है, साइंस ऑफ ड्रेनेज को, फिर इंटेग्रिटी ऑफ द इंसिजन को, और जैसे इंसिजन हील कर रहा होता है तो हमने मोबिलिटी ऑफ द स्कार को भी असेस करना होता है। ये सब चीज़ें हम लोगों ने करनी होती है। जब हम लोगों ने ये सब कर लिया, तो अब हम लोगों ने क्या करना था, फेजेस ऑफ रिहैबिलिटेशन को देखना था, जो कि बड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। हम लोग को हर फेज़ का पता होना चाहिए कि अब आपने कब इसका प्रोग्रेस करनी है, क्या क्राइटेरिया जो प्रोग्रेस होगा, वो सब चीज़ें। नंबर 1 हमारे पास आती है पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट की क्या गाइडलाइंस वो आपको देता है। वो कहता है कि भाई अब सबसे पहले ये हमारे पास मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेज़ है। आपको पता है मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेज़ होगा, पेशेंट किस तरह से आपके पास प्रेजेंट करेगा, भाई उसको पेन होगी, स्वेलिंग होगी, ठीक है। उसके अलावा सर्कुलेटरी पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन हो गया, एनेस्थीसिया के बाद एस्पायरेशन बहुत कॉमन चीज़ होती है, जॉइंट स्टिफनेस होगी, और लिमिटेशन ऑफ द रेंज ऑफ मोशन ऑब्वियसली होगी, क्योंकि वहाँ पर टिश्यू नेक्रोसिस होगा। फिर आपके पास पोस्ट ऑपरेटिव इमोबिलाइजेशन के नतीजे में भी वहाँ पर डैमेज होगा, मसल एट्रोफी भी होना शुरू हो जाएगी, इमोबिलाइजेशन की वजह से स्ट्रेंथ भी कम होना शुरू हो जाएगी, वेट बेरिंग भी नहीं होगी, और पेशेंट को अपनी स्ट्रेंथ और मोबिलिटी प्रॉपर्ली नहीं कर पाएगा, उसकी एडियल्स भी अफेक्टेड होंगे। तो आप लोगों ने क्या चीज़ें इसमें कंसीडर करनी है। नंबर 1 मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेज़ के अंदर आपका प्लान ऑफ रिहैबिलिटेशन क्या होगा, ठीक है। पेशेंट की प्रेजेंटेशन आपने पढ़ ली, क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होगी, पेन होगी, सर्कुलेटरी कॉम्प्लिकेशंस होंगे, पल्मोनरी होंगी, ये सब पेशेंट आपके पास इस तरह से प्रेजेंट किया। अब आपने जो हमारे पास फर्स्ट 0 to 4 वीक्स तक होती है ना, उसको हम लोग 4 to 6 वीक्स तक चलती है, इसको हम मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेज़ कहते हैं। इसमें आपने क्या करना है, एजुकेट द पेशेंट इन प्रिपरेशन फॉर सेल्फ मैनेजमेंट, ठीक है। आपने पेशेंट को इतना एजुकेट करना है कि उसकी बेड मोबिलिटी अच्छी हो, सेफ बॉडी पोजीशनिंग हो, लिम्ब की पोजीशनिंग उसको आती हो, और उसको पोस्ट ऑपरेटिव प्रिकॉशन और काउंटर इंडिकेशन का पता हो। जैसे कि हमारे पास अभी हिप आर्थोप्लास्टी होती है, तो एक काउंटर इंडिकेशन होती है कि आपने 90 डिग्री से ज़्यादा अपनी उसको मूव फ्लेक्स नहीं करना अपनी हिप को। तो आपने पेशेंट को ये बात बतानी है कि आपने इससे ऊपर अपनी टांग को नहीं लेकर जानी है, इसको इतना ज़्यादा मूव नहीं करना। अक्सर ऐसा होता है कि अगर पेशेंट को कोई इम्प्लांट हुआ हो और पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर ले, या जाते हुए एम्बुलेंस में या जब भी घर जाते हुए कार में बैठते बैठते वो दोबारा से उसको डिसलोकेट कर लेता है, ठीक है। तो आपने उस चीज़ का ख्याल रखना है। प्लांट उतर भी जाता है, डिसलोकेट हो जाता है इम्प्लांट, अगर जो है उसको प्रॉपर्ली ना किया जाए। फिर आप लोगों ने करना है पोस्ट ऑपरेटिव पेन को कम करने की कोशिश करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट काम। आप लोगों ने रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस करानी है, डिफरेंट मोडेलिटीज़ यूज़ कर सकते हैं, जिसमें टेंस, कोल्ड और हीट, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद आप लोगों ने कंटिन्यूस पैसिव मोशन करनी है, क्योंकि अर्ली पीरियड में आप जो है वो उसको मूवमेंट नहीं करा सकते, तो आप CPM मशीन भी यूज़ कर सकते हैं। CPM के बारे में ऑलरेडी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। फिर हमारे पास क्या है, वाउंड इन्फेक्शन। आप लोगों ने देखना है कि वहाँ पर जो वुंड है उसको कोई ना कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा, उसको प्रिवेंट करने के लिए आप लोगों ने पेशेंट को प्रॉपर केयर भी बतानी है, ठीक है। देन आप लोगों ने मिनिमाइज करना है पोस्ट ऑपरेटिव स्वेलिंग को, जिसके अंदर हम लोगों ने जो भी ऑपरेटिव एक्सट्रीमिटी है उसकी जो है वो क्या करानी है, एलिवेशन करानी है, एंकल पंप एक्सरसाइजेस करानी है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट DVT अगर हो गया तो फिर एंकल पंप नहीं करानी। अगर DVT प्रिवेंट करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोबिलाइजेशन वो चल नहीं रहा, सर्कुलेशन अच्छी नहीं होगी, तो फिर आप लोग जो है वो करवा सकते हैं, ठीक है, एंकल पंप्स। फिर आप लोगों ने एक्टिव मसल पंपिंग एक्सरसाइजेस, कंप्रेशन गारमेंट्स और स्ट्रोकिंग यूज़ करनी है, अगेन DVT को प्रिवेंट करने के लिए, DVT के केस में नहीं। फिर आप लोगों ने जो है वो डिस्टल प्रॉक्सिमल जो है वो मसाज देनी है, ताकि वो मसल क्या करे, रिलैक्स हो जाए। तो दैट इज़ द मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेज। कि आप लोगों ने सर्कुलेटरी पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करना है, एक्टिव एक्सरसाइजेस करानी है, डिस्टल मस्कुलेचर की डीप ब्रीदिंग और कफिंग एक्सरसाइजेस करानी है, अननेसेसरी और रेजिडुअल स्टिफनेस को प्रिवेंट करना है, जिसके लिए हम CPM और पैसिव और एक्टिव असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज कराएंगे, मसल सेटिंग और आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस कराएंगे एट्रोफी को प्रिवेंट करने के लिए। ये चीज़ें ना हम ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं, किस तरह से कौन सी एक्सरसाइजेज होती हैं, क्या एक्सरसाइज का मतलब होता है, मसल सेटिंग से क्या मुराद होती है, ठीक है। हमने हर जगह पढ़ा हुआ एट्रोफी को प्रिवेंट करने के लिए मसल सेटिंग एक्सरसाइजेस कराएं, सर्कुलेटरी को इंप्रूव करने डीप ब्रीदिंग, रिलैक्सेशन, एरोबिक एक्सरसाइजेस कराएं। तो हम लोगों ने ऑलरेडी ये चीज़ें पढ़ी। मोशन एंड स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए एक्टिव और रेजिस्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस करानी, मोबिलिटी को मेंटेन करने के लिए हम अडेप्टिव इक्विपमेंट्स या फिर असिस्टिव डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल चीज़ है। अब इसमें आपके पास कब पता चलेगा कि अब मैंने पेशेंट को प्रोग्रेस करना है, कि अब मुझे ये पता चल गया कि आप फेज़ 2 शुरू हो गए, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों ने देखना है कि जब आपका मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेज़ ख़त्म होने वाला होगा ना, तो इस दौरान आपके पास जो पेशेंट होगा ना, उसके अंदर जो है, ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आई होप कि आपको जो है वो क्लियरली नज़र आ रहा होगा, ठीक है।
इसके अंदर मैंने ये चीज़ लिखी हुई है कि हम लोगों ने क्या करना होता है, मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेज से मॉडरेट प्रोटेक्शन फेज की तरफ आना होता है। तो वेल हील्ड इंसिजन होगा। दूसरी चीज़ क्या होगी, कोई पेन नहीं होगा एट रेस्ट, ठीक है। फिर प्रोग्रेसिव इंप्रूवमेंट होगी रेंज ऑफ मोशन के अंदर, मिनिमल 3 to 5 मसल स्ट्रेंथ अगर पेशेंट की हो जाएगी और कोई पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन यानी डीवीटी इस तरह का कुछ भी नहीं है, तो आप जो है वो प्रोग्रेस कर सकते हैं किसके अंदर, मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेज से मॉडरेट प्रोटेक्शन फेज के अंदर, ठीक है। अब हम देखिए हमारे पास मॉडरेट प्रोटेक्शन फेज है, ठीक है। इसके अंदर उसने कहा कि पेशेंट के पहले आपके पास पेशेंट प्रेजेंट किस तरह से करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पेन होगी मूवमेंट के साथ, मिनिमम स्वेलिंग होगी, ठीक है। रेंज ऑफ मोशन लिमिटेड होगी, मसल परफॉर्मेंस लिमिटेड होगी, स्कार टिश्यू फॉर्मेशन वहाँ पर स्टार्ट हो चुकी होगी। रेंज ऑफ मोशन भी लिमिटेड है, मसल परफॉर्मेंस भी लिमिटेड है, स्मेलिंग भी मिनिमम है, पेन कितनी है, ये सब हम लोग उसके क्राइटेरिया टू प्रोग्रेस से पढ़ चुके हैं। एजुकेट क्या करना है पेशेंट को, आपने पेशेंट को बताना है कि वो अपने एक्सरसाइज प्रोग्राम को जो है वो मॉनिटर करे, ठीक है। अगर पेन या स्वेलिंग इंक्रीज हो रही है तो फिर आप लोगों ने उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को एजुकेट कर देना है। फिर ग्रेजुअली रिस्टोर टिश्यू एंड जॉइंट मोबिलिटी, आप लोगों ने एक्टिव असिस्टिव एक्सरसाइज, पीछे पैसिव थे, पैसिव से एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइज पे मूव करना है। मोबिलाइजेशन, अब आगे स्कार को मोबिलाइजेशन कराने के लिए ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की जो है ना वो स्कार पेन वगैरह को रिड्यूस करने के लिए, जॉइंट मोबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए हम लोग मोबिलाइजेशन करवाते हैं। अच्छा, ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी पीछे भी पढ़ चुके हैं कि अगर हम लोगों ने पेन को इंप्रूव करना होता है ना तो हम लोग ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की मोबिलाइजेशन देते हैं, रिदमिक ऑसिलेशंस। और अगर हम लोगों ने जो है वो मोबिलिटी को इंक्रीज करना होता है तो हम ग्रेड 3 की स्ट्रेचिंग या फिर जो है वो ग्रेड 2 या ग्रेड 3 या ग्रेड 4 की जो है वो क्या दे रहे होते हैं, ऑसिलेशंस दे रहे होते हैं। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ते हैं। मोबिलिटी को इंप्रूव करेंगे तो ग्रेड 3 या ग्रेड 4 के ऑसिलेशंस देंगे। देन हमारे पास क्या होगा, मोबाइल स्कार को करने के लिए ऑब्वियसली स्कार की जो है ना मोबिलाइजेशन कराएंगे और वो किस तरह से मसाज कराएंगे, हम लोगों ने पीछे पढ़ा था डिस्टल टू प्रॉक्सिमल। देन हम लोगों ने इन्वॉल्व मसल को स्ट्रेंथन करना है, पीछे हम लोग इर्द गिर्द के मसल को स्ट्रेंथन कर रहे थे, एट्रोफी को प्रिवेंट कर रहे थे जॉइंट्स के अंदर। क्या यहाँ पर हम उस मसल पे आ गए हैं, हम लोगों ने मल्टीपल एंगल आइसोमेट्रिक्स करानी है, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने जो डायनेमिक एक्सरसाइजेज शुरू करा दी, लाइट एक्टिविटीज़। अगर कोई भी एक्सरसाइज पेशेंट की पेन को इंक्रीज कर रही है तो आपने वहाँ पर वो एक्सरसाइज स्टॉप कर देनी है, ठीक है। देन हमारे पास क्राइटेरिया टू प्रोग्रेस क्या होगा, क्राइटेरिया टू प्रोग्रेस होगी कि आप पेशेंट को कोई पेन नहीं है, रेंज ऑफ मोशन उसकी फंक्शनल हो चुकी है, आप अपनी एक्टिविटीज़ खुद कर पा रहे हैं, क्लिनिकल स्टेबिलिटी है यानी चलते फिरते आप कोई रिस्क नहीं है इम्प्लांट के डिसलोकेट होने का, ठीक है। प्रोग्रेसिव इंप्रूवमेंट हो रही है, ठीक है, स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस में। फिर आप लोगों ने आप नेक्स्ट आप आते हैं ना मिनिमम प्रोटेक्शन फेज के अंदर, ये हमारा 8 to 12 वीक्स का फेज होता है और आपने यहाँ पर ये देखना होता है कि रेंज ऑफ मोशन और ज्वाइंट प्ले, फिर आपने परफॉर्मेंस को, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को और कार्डियोपल्मोनरी इंड्योरेंस की, ये सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट के अंदर जो है ना कुछ ये हो रहा होता है कि बैलेंस और कोऑर्डिनेशन थोड़ी थोड़ी इंप्रूव हो रही होती है। लेकिन अब आपने इनके ऊपर अच्छे से काम करना है, आपने बैलेंस और कोऑर्डिनेशन के ऊपर, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर काम करना है, मसल परफॉर्मेंस के ऊपर काम करना है, ठीक है। पेन वगैरह, स्कार टिश्यू मोबिलिटी, वो सब कुछ आप कर चुके हैं, ठीक है। अब आपने ये काम करना है। यहाँ पर आप लोगों ने सबसे पहले पेशेंट को एजुकेट करना शुरू करना है, ठीक है। पेशेंट को एजुकेट करना है, फिर आप लोगों ने जो है वो क्या करना है कि री इंजरी को प्रिवेंट करना है, ठीक है। पेशेंट को बताना है कि आपने कितनी मूवमेंट अभी भी करनी है, आपने अभी शुरू ही नहीं हो जाना कि हर चीज़ को, अनसेफ एक्टिविटीज़ को अवॉइड करना है, ठीक है। फिर नंबर 2 पे आप लोगों ने उसकी रेंज ऑफ मोशन को रिस्टोर करना है। पीछे मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर हमने किसी चीज़ को रिस्टोर करना है या इंक्रीज करना है तो ग्रेड 3 या ग्रेड 4 की मोबिलाइजेशन या जॉइंट स्ट्रेचिंग 3 की दे सकते हैं, ग्रेड की। फिर हम लोगों ने मैक्सिमम मसल परफॉर्मेंस को अचीव करने के लिए स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करानी है। देखें आप लोगों को ना ये एक मैं बेसिक सा बताती हूँ कि हम लोगों ने किस किस तरह से आगे जो है वो एक्सरसाइजेस को प्रोग्रेस करना होता है। नंबर 1 हमें पता है कि जब पेशेंट हमारे पास आता है ना तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पैसिव रेंज ऑफ मोशन से, फिर हम लोग जाते हैं एक्टिव असिस्टेड रेंज ऑफ मोशन पे, ठीक है। जब एक्टिव असिस्टेड भी अचीव हो जाती है फिर हम लोग किसी तरफ जाते हैं एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस की तरफ, फिर हम लोग आ जाते हैं स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस की तरफ। पहले हम लोग स्टैटिक स्ट्रेचिंग वो क्या, फिर हम लोग जब रेंज ऑफ मोशन कर लेते हैं फिर हम स्ट्रेचिंग पे आ जाते हैं, ठीक है। स्ट्रेचिंग के बाद हम किस पे आ जाते हैं, स्ट्रेंथनिंग पे आ जाते हैं। स्ट्रेंथनिंग में हम लोग जो है वो फिर सिंपल स्टैटिक स्ट्रेंथनिंग कराते हैं, फिर हम लोग जो है वो पहले लाइट रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं, फिर हम लोग प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस देते हैं, फिर हम लोग डायनामिक रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस पे आ जाते हैं, फिर अल्टीमेटली हम लोग जो है वो फुल वेट बेरिंग और पार्शियल वेट बेरिंग की तरफ जाते हैं। तो ये एक प्रोग्रेशन है। इस तरह से अगर हम इसको याद रखेंगे तो इट विल बी सो ईजी फॉर अस टू लर्न इट, ठीक है। ये चीज़ हो गई है, बिल्कुल आसान है, ठीक है, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है इसको पढ़ने में, बिल्कुल बातें वही हैं जो हम लोग ऑलरेडी क्या कर रहे हैं, पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि रिस्टोर बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन की एक्सरसाइजेस करानी है और फिर हम लोगों ने एरोबिक एक्सरसाइजेस कराना शुरू उसको कर देनी है और जो है वो मोटर लर्निंग और टास्क स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस पे अब हमने आना है, ठीक है। क्या चीज़ें होंगी जो कि आपको बताएंगी कि भाई अब मुझे आगे ज़रूरत है एक्सरसाइजेस कराने की, कार्डियोपल्मोनरी फिटनेस इंप्रूव हो रही होगी पेशेंट की। इसके अलावा पेशेंट की रेंज ऑफ मोशन जो है वो कंप्लीट अवेलेबल होगी, स्ट्रेंथनिंग होगी, ठीक है। पेशेंट जो है वो अपनी फंक्शनल एक्टिविटीज़ पे परफॉर्म कर सकते हैं। ये सब चीज़ें जो है वो यहाँ पर हैं, यहाँ पर आपको देखेंगे कि ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। ये चीज़ें हमारे पास हो गया। हम लोगों ने एक बेसिक मैनेजमेंट का ओवरव्यू देख लिया, बहुत ही फजूल टॉपिक था। नेक्स्ट पे हमारे पास जो है ना वो आगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के शुरू होंगे कि कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते
सकती हैं। एंड देन हम लोग ये देखेंगे कि आपके कौन कौन से मेजर सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं जो कि हम या जो भी हमारे पास प्रेजेंट करते हैं पेशेंट के साथ।